था कि 95 प्लस स्कोर कैसे करोगे बच्चा, ये पॉइंट देख रहे होंगे ना। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो पहली बात, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनम पांडे जैसा कि आप जानते हो, और हम क्लास 12th के बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, मैं बायोलॉजी सेक्शन को देखने वाली हूँ, और आपको मालूम है कि इस बार जो एनईपी के थ्रू सिलेबस थोड़े से चेंज हुए हैं, और उस नए सिलेबस को लेकर उसका डिस्कशन करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करके पूरे 95 प्लस स्कोर आप कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मैं बायोलॉजी सेक्शन के बताऊंगी कि इसमें 95 प्लस कैसे आप स्कोर कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। देखिए, ये आपका कुछ सिलेबस है, ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें कि पूरे आपके 5 यूनिट्स दिए गए हैं। ये तो आप पहले से ही इसके लिए वेल नोन हो गए ही, है ना, स्टार्टिंग से। तो आपका चैप्टर, आपके यूनिट के नेम ये आपके दिए गए हैं, और उस यूनिट से पर्टिकुलर कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आपका इधर दिया गया है। ओके, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है जनन, है ना। जनन में आपके ये आपका यूनिट का नेम बताया गया है। फर्स्ट यूनिट है आपका जनन, जिसमें कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए होगा। पूरा यूनिट में आपके 3-4 चैप्टर्स होंगे, उसमें आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट आपका है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और विकास, इससे आपके 18 मार्क्स के, अगर आप देख रहे हो अंक भार वाला पोर्शन आप देख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाला पोर्शन आपका आनुवंशिकी और विकास है। इस वाले से वो आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये आपका कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस पोर्शन से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आपके जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग से आते हैं, वो आपके टोटल 10 मार्क्स के होते। लेकिन इसको कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कि अवॉइड करना है, इसको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आपका जो यूनिट है आपके बायोलॉजी सेक्शन का, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पॉइंट्स होंगे इसमें, वो आपके 14 मार्क्स के हैं। आप जानते हो कि टोटल आपका जो एक आपका पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, प्लस आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आप काउंट इसको ऐड करोगे तो 70 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपके टोटल यूनिट से इतने मार्क्स के क्वेश्चन, कौन कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपने यहाँ से क्लियर कर लिया। इतना तो क्लियर होगा सबको, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके जो 5 यूनिट्स थे ना, उस 5 यूनिट्स से देखिएगा टोटल 16 चैप्टर निकल कर आ गए हैं, है ना। 5 यूनिट से 16 चैप्टर आए हैं। अब ये चैप्टर वाइज आप देखिए क्या करना है। फर्स्ट है आपके जो ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक का ये पोर्शन है, यहाँ तक का, यानी कि 1 to 4 चैप्टर जो है आपका, 1 to 4 चैप्टर ये आपके फर्स्ट यूनिट का है ना, जिसमें जीवों में जनन, यानी जितने भी आपके पूरे अर्थ पे जितने भी लाइफ है, यानी जितने भी जीव हैं, है ना, जीवित मतलब सजीव की बात करेंगे, उनमें जनन कैसे होता है, वो अपनी तरह जीवों को कैसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके बारे में जानना है। उसके बाद एक अलग चैप्टर आया है कि प्लांट्स में, पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करेंगे, वो चाहे आपके यूनिसेलुलर प्लांट्स हो या मल्टी सेलुलर प्लांट्स हो, या स्मॉल साइज हो या आपके टॉल साइज के हो, जैसे मतलब बड़े हो या छोटे हो कोई भी, तो उनमें कैसे जनन होता है उसके बारे में पर्टिकुलर बताया गया है, एक चैप्टर में बताया गया है। थर्ड पॉइंट आपका है मानव जनन। इसमें स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया, मनुष्य के, यानी मनुष्य जो प्रजाति है उसमें जनन कैसे होता है, उनके कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, कैसे वो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका आता है कि आप अपनी तरह संतान तो उत्पन्न कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने अंगों का
देखभाल कैसे करेंगे, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आया है जनन अंगों के स्वस्थ रखने के बारे में बताया गया है। नहीं रखने पे बीमारियां कितनी हो जाएंगी, इस सब चीज़ों के बारे में जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत बताया गया है। इतना तो क्लियर हुआ। यानी आप देख रहे हो ना, जनन 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 मतलब ये आपका जनन आपने यूनिट देखा था ना, उसी यूनिट के अंडर में आपका 4 चैप्टर इंक्लूडेड होगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में, है ना। तो आपने पढ़ा अभी जस्ट यूनिट का नेम ही होगा आनुवंशिकी और विकास, है ना, यही था। तो आप देखो यहाँ से लेके चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ठीक है, ये आपका जो है इसी में आप और मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इतना जो है आपका चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक जो आपका आएगा, ये सारा किसके अंडर में आ जाएगा, आपका यूनिट सेकंड में आ जाएगा। ओके, इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में आते हैं चैप्टर नंबर 9, अब प्रौद्योगिकी वाले में आ जाते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इस चैप्टर के जो चैप्टर वाइज का नेम दिया है ना, अभी इसकी डिटेलिंग मैं आपको करूंगी कि किसके अंडर में क्या क्या आएगा, ठीक है। वैसे भी नेम से कुछ थोड़े पॉइंट तो क्लियर होंगे। आपने 10th लेवल में जो पढ़ा होगा, 11th में थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा, 10th आपका जो 12th का सिलेबस होता है ना, ये मोस्टली आपके 10th वाले सिलेबस से मैच करता है। आप वहीं पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, ठीक है, उसी को डिटेल किया जाता है आपके 12th में। ओके, तो आप देखो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, यानी जो आप खाद्य उत्पादन, खाद्य मतलब वो जो खाने वाली चीज़ें होती है ना, तो उसका उत्पादन कैसे किया जाए, उस पर कार्यनीति जो बनाई गई है, वो सारे के बारे में बात किया गया है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं हमारे अर्थ पे होते हैं ना, जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होगा, यूजफुल ही होगा ना, यानी हमारे लिए लाभदायक होंगे, ऐसा ही होगा ना। तो देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव के कल्याण में, यानी कि मानव के लिए जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होगा आपको। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। इतना टफ हिंदी दे दिया है, लेकिन आप जब इंग्लिश या उससे कोरिलेट और कोई आपको वर्ड मिल जाएगा तो फिर आप समझ जाओगे कि इसका मतलब ये होता है। शब्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो चीजें क्लियर आपको होती जाएंगी, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब जानते हो क्या होता है, इंजीनियरिंग करना, है ना। इंजीनियरिंग मतलब उसमें तोड़ फोड़ निचोड़ करके उसको अपने लिए यूजफुल बना देना, उसमें कुछ चेंज करके कुछ और एडवांस कर देना, ये चीजें होती हैं इसमें, है ना। अभी इधर ही है, ठीक है। तो इस वाले में आपको ये देखना है और इसका प्रोसेस कैसे होता है। साइंटिस्ट जो प्रोसेस करते हैं, किसी चीज़ का डीएनए निकाल देना, किसी चीज़ के डीएनए में चेंजअप करना, किसी के डीएनए में कुछ इंक्लूड करना, कुछ में से उसको डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना सबको अच्छे से। उसके बाद आते हैं क्या है आपका जैव प्रौद्योगिकियों में उसका उपयोग। अगर हम इस डीएनए को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंज का मतलब होता है इंक्लूड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हम इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को, तो उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ जानना है। जीव एवं समष्टियाँ, समष्टियाँ का मतलब होता है पॉपुलेशन, आबादी, बहुत सारे एक ही पर्टिकुलर जाति के लोग, बहुत ज़्यादा लोग एक जगह हों, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जीवों के बारे में जानना है कि कहाँ पे कौन सी जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ ऐसी होती है ना, जैसे कि आप अगर में सुने होंगे तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो नहीं लगते। जैसे कि कुछ ऐसे नारियल का देख लीजिए, वो समुद्री एरिया पे ही, उसके समुद्री क्षेत्र के किनारे किनारे नारियल आपको मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही भी मिलता है, ठीक है। और अगर में हम अपनी तरफ उसको लगाना शुरू करें तो उसके लिए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए, वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो लगेगा। तब इसके बारे में यहाँ पर हमको यही जानना है कि कौन सी जातियाँ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, कौन सी जातियाँ वहाँ कहाँ पे बहुत कम पाई जाती हैं, और कुछ जातियाँ एक ही जगह मिलती हैं, वो कहीं और किसी क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, और कोई जातियाँ वहाँ पहले थी वो कहाँ चली गई, इसके बारे में सब जानना है, ठीक है। परितंत्र, परितंत्र का मतलब इकोलॉजी, परितंत्र इन्वायरमेंट, है ना, इसके बारे में जानना है अपने बारे में कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कोई जीव कहाँ रह रहा है तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बारे में जानना है।
जैव विविधता एवं संरक्षण, विविधता, बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना, चैप्टर में इंग्लिश में ये नेम यही होगा और हिंदी में है जैव विविधता एवं संरक्षण, समझे ना, ठीक है। जैव विविधता, जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब अलग अलग, विभिन्न विभिन्न, ठीक है, विविधता से मतलब विभिन्नता, ये समझ लेना, ठीक है ना। तो अलग अलग जो जीव हैं फिर उनके बारे में जानना है, और फिर संरक्षण का मतलब होता है उनको बचा के कैसे रखा जाए। अक्सर आप टाइगर प्रोजेक्ट सुने होंगे, चीता को बचाने के लिए सुने होंगे, हाथियों को बचाने के लिए सुने होंगे, अभी गौरैया के बारे में चल रहा है, गौरैया बहुत कम देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो डोडो पक्षी जो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, अब वो एकदम नहीं दिखता है, और उल्लू भी अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जो जीव खत्म होने के कगार पे हैं या उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो उनको बचाने के बारे में जानना ये चैप्टर होगा। लास्ट है आपके बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे, है ना। यानी कि पर्यावरण के मुद्दे में जैसे कि अभी आपका कोविड आ गया था, इसके पहले जैसे ओजोन का आप ओजोन तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर वाले में जो हमारा वायुमंडल है उसमें स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल जो है उसमें ओजोन एक परत पाई जाती है जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। तो ओजोन के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा ना। तो उसमें छिद्र हो गया है, वो पर्यावरण का ही मुद्दा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, वो भी हमारे पर्यावरण का ही मुद्दा है, ठीक है ना। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी ऐसे गैसेज हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हैं। सिर्फ इसमें हमारे वायुमंडल के बारे में नहीं होगा, हमारे ध्वनि प्रदूषण होगा और हमारा ये मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी होगा जो बमबारी करने के बाद उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा आप सुने होंगे, जो जापान में हुआ था, अमेरिका के द्वारा किया गया था, उनके शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो उसका इफेक्ट कितने दिन तक रहा, ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण के जो रिलेटेड मुद्दे हैं, ये पोल्यूशन से रिलेटेड इसके अंडर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर में देख लिया कि ये चीज़ें होंगी। देख लेते हैं कि एक एक चैप्टर के अंडर में आपको क्या जानना है, ठीक है। देखिएगा, सिलेबस तो सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊंगी, है ना, साइड हो जा रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप सब लोग ले भी लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना। और वैसे भी ये आपका गूगल पर भी आ चुका है, सबको मालूम है, सब मोबाइल चलाते हैं, है ना, इतना तो सबको पता ही होगा। तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, पुष्पी पौधा हमने कहा ना, तो कि जनन के बारे में जानना है, तो जो आपको बता दें कि जो वो ओवरऑल आपके 5 यूनिट्स थे ना, फिर उसके 16 चैप्टर थे ना, उसमें से कुछ चैप्टर आपके हटाए गए हैं, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ पर डायरेक्ट आया है सेकंड, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। तो सेकंड आया क्योंकि जनन नहीं पढ़ना है हमको, जनन तो आप 10th में ही पढ़ लेते हो। आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड चैप्टर में आ जाना है कि प्लांट्स में कैसे, यानी पौधों में कैसे जनन होगा, यानी पुष्पी पौधों में यानी जो फूल देने वाले हैं, जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, गुड़हल का, गुलाब का, गेंदे का, ये सारे जो फूल लगने वाले पौधे हैं, इनमें जनन कैसे होगा बच्चा, बस आपको ये जानना है, ओके। देखो, पुष्प की संरचना, पहले तो उसके स्ट्रक्चर जानोगे, तो आप तो स्ट्रक्चर जानते ही होंगे, है ना। तो नर एवं मादा, उसमें युग्मक कौन से होते हैं, उसमें ये का विकास, उसमें जो उनका युग्मक का जो विकास होता है वो कैसे होगा, ठीक है। परागण क्या होता है, परागण के प्रकार और उसके अभिकर्मक और उसके उदाहरण के बारे में जानना है। वही प्रजनन युक्तियाँ, यानी बाहर से जब हम प्रजनन जैसे आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं, वो कैसे होती हैं। युक्तियाँ का मतलब कौन कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हो, स्ट्रेटजी के बारे में पूछा है। पराग स्त्री केसर क्या होता है, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है, ये बताना है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हैं ना वो रिपीट नहीं होते बच्चा, उसमें से क्वेश्चन आप कभी भी पेपर उठा के देखो,
शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो लॉन्ग टाइप में या लॉन्ग टाइप के शॉर्ट टाइप में इसी तरह उलझा उलझा के क्वेश्चन दिया जाता है। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे है कि मैं पूरा तो पढ़ा था यार लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं आया, मेरा फंसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर पूरी बुक चाट गए हो ना तो वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के नहीं बनाए जाते हैं। उनको भी बच्चे की जो लेवल है ना वो मालूम है, उसमें भी उस लेवल में 60% तक वो ऐसा बनाते हैं कि नॉर्मल बच्चे भी कर सके, 40% वो ऐसा बनाते हैं कि जो एक्स्ट्रा एडवांटेज जो उनको लेना है, यानी जो एडवांस टाइप के स्टूडेंट्स होंगे ना वही 40% और गेन करेंगे। तो उसी वाले में बच्चे 90+, 95+ ऐसे मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके वही होते हैं, कभी लॉन्ग टाइप कभी शॉर्ट टाइप, है ना, कभी विदाउट डायग्राम होते हैं कभी डायग्राम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखना दोहरा निषेचन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा ऐसा हिंदी दिया। दोहरा का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, दोहरा मतलब डबल, है ना। निषेचन पश्च घटना है, निषेचन के बाद वाली घटना क्या होती है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है? बीज का विकास, यानी जो बीज बनता है, जिस बीज को फिर खेत में डालने के बाद फिर पौधा बनता है, उसी बीज के बारे में बात हो रही है ना। तो फल का निर्माण कैसे होता है? विशेष इसमें कोई स्पेशल जो प्रोसेस होगा, कोई स्पेशल विधि होगी, उसके बारे में बोल रहा है। एपोमिक्सिस अनिषेक फलन क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? बीज एवं फल का निर्माण का महत्व क्या है? बीज बनना क्यों जरूरी है, फल बनना जो क्यों जरूरी है, ये चीजें होगी। यानी आप देखें जनन आपका हट गया, सेकेंड चैप्टर से पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है बच्चा, कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। ठीक, मानव जनन में आ गए, नर एवं मादा। अब मानव जनन की बात कर रहे हैं, नर एवं मादा जनन का की तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर की रचना पढ़ना है, यानी कि नर एवं मादा के जनन तंत्रों का डायग्राम के साथ पढ़ाई करनी है, ये उनका डायग्राम भी जानना है। युग्मक जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन कैसे होते हैं, यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, और अंडाणु कैसे बनते हैं, मासिक चक्र क्या होता है, निषेचन क्या होता है, अंतरोपण क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन, जब भ्रूण बनता है, ठीक है ना, जब कोई निषेचन के बाद यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद मिलने पर निषेचन होता है, उसके बाद जब भ्रूण बनना शुरू होता है तो वो कैसे बनता है? परिवर्धन का मतलब ग्रोथ होना, वृद्धि होना। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स क्या है? इनका निर्माण तक, यानी कि भ्रूण से पूरी तरह से जब वो एक कोशिका का, पहले वो कोशिका का एक कोशिका बड़ा सा होता है, ठीक है, वो उसमें भी 2 केंद्रक होते हैं, यानी एक शुक्राणु का एक अंडाणु का, ऐसा होता है। ठीक है, ये तो सारी डिटेलिंग होगी ही। ठीक है, तो उसके बाद वो पूरी कोशिका का समूह या बन जाएगा, टिश्यूज बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, वो चीजें। संगर्भता क्या होता है? एवं प्लेसेंटा निर्माण। प्लेसेंटा निर्माण, प्लेसेंटा का मतलब वही होता है जो माँ और बच्चे के बीच में जो नली होती है, जिससे कि माँ जो खाती है वो बच्चे को जाता है, वही चीजें। सामान्य ज्ञान इनके बारे में जानना है, बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं जानना है बच्चा। प्रसव एवं दुग्ध श्रावण क्या होता है? बच्चे, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, और दुग्ध श्रावण का मतलब होता है फीडिंग कराना, माँ बच्चे को फीडिंग कराए, जो भी, इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जनन स्वास्थ्य के बारे में आ जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो ये कोई भी जीव अपनी तरह संतान उत्पन्न कर रहा है तो अपने उस जीव को, यानी उसमें तो सब सेंसियर नहीं होता है, सब जानते हो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी जो है वो मनुष्य है। तो ये मनुष्य जो है ये अपने जनन अंगों के बारे में जानना, अगर मैं उसको स्वस्थ नहीं रखता है तो बीमारियां कितनी होती हैं, ये सब चीज़ें जानना है आपको। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, HIV एक मोस्ट पॉपुलर एक वो है, थीम है, जो कि आप सब लोग जानते हो कि HIV कुछ ऐसी बीमारी होती है। ठीक है, तो उसी को समझ रहे हैं ना। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है? यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? हमको जनन स्वास्थ्य के बारे में क्यों बताना जरूरी है? स्कूल में एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर जगह क्यों बताया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन क्यों किया जाता है, ये चीजें होंगी। इससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, ये जानना है। परिवार नियोजन क्या होता है, ये तो अच्छे से जानते हो कि हम दो हमारे दो का स्लोगन आप अच्छे से जानते हो, है ना, ये क्यों जरा चलाया गया था, आप अच्छे से ये भी जानते हो कि हमारा भारत जो है वो कौन से प्लेस पर आ गया है, 2nd प्लेस पे चल रहा है, और कहा भी जाता है कि
10 साल के अंदर अंदर हमारा भारत पहले पोर्शन पर आ जाएगा कि ये जो है पॉपुलेशन के दृष्टि से पहले प्लेस पर होगा पूरे वर्ल्ड में। अभी तो चाइना चल रहा है ना, लेकिन इंडिया भी आने वाला है, इसमें ये रेस में जीत जाएगा, बाकी तो पता नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में बताना भी जरूरी ना, क्योंकि परिवार बढ़ाने से मतलब नहीं होता है, उसको खाना भी देना है, उसको अच्छा पहनाना है, अच्छे से रखना है। और इसके रखने के लिए आपको कम से कम अगर में चीज़ें होंगी, आप ही सोचो कि एक घर में अगर में 2 लोग हैं तो एक कमरे में 2 लोग हैं, कमरा है मतलब, तो 2 लोग हैं तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन अगर में उसी में आपका 10-20 लोग को रख दिया जाए तो सब कंजेस्टेड हो जाएगा ना। और लिमिटेड खाना हो, लिमिटेड रहना हो, लिमिटेड कपड़े हों, लिमिटेड पढ़ाई के लिए पैसे हों, तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना बच्चा, वही बात है। तो एक कमरे की मतलब हमारा एक भारत, इसकी बात की है। ठीक है, एवं विधियां, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो उसकी विधियां। ठीक है, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां आती हैं? गर्भ निरोध क्या है, एवं चिकित्सीय संगर्भता क्या है, समापन क्या है। ठीक है, चिकित्सीय संगर्भता, समापन, ये क्या है? संगर्भता का मतलब होता है गर्भ धारण करना, और समापन का मतलब होता है उसको हटा देना, ये चीजें। ठीक है, और एमिनोसेंटेसिस, हेमिनोसेंटेसिस का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चा? जो जांच करवाया जाता था कन्या भ्रूण हत्या, सुना होगा आपने, बहुत अच्छे से सुना होगा। कन्या भ्रूण हत्या यानी माँ के पेट में अगर पता कर लिया जाता था कि वो लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, उसको एबॉर्ट करके निकाल के, उसका छोटे से ही गोली में ही पता चल जाता था वो, तो उसको मार दिया जाता था। अगर मैं लड़का है तो उसको ग्रोथ करने दिया जाता था, तो फिर उसका डिलीवरी होता था, ये चीज़ें। ठीक है, तो एमिनोसेंटेसिस का यही मतलब है तो कि जांच करना, कि लिंग की जांच करना कि वो लड़का है या लड़की है, फिर उसको ख़त्म करना। तो इसमें भारत इस पॉइंट पर जो ये वाला है, इस पर भारत में रोक है। अदर कंट्री में है, लेकिन अगर अदर कंट्री वाले में लड़की लड़का का जो भेदभाव है, ये सारी चीज़ें नहीं है ना। हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही होती है, रूढ़िवादिता है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लड़की लड़का बराबर ही होता है। हम भी आपके सामने, तो हम एक तो लड़की ही है ना, पहले तो हम भी लड़की रहे होंगे, आज हम शादी के बाद औरत ही हो जाना। ठीक है, फिर हम भी अपने दिमाग में बिठा लें कि नहीं मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है ना। तो ये हमारे इंडिया में ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया में इस पर बैन लगा दिया गया है। बंध्यता क्या होता है? बंध्यता का मतलब होता है बाँझपन। ठीक है ना, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? आप अक्सर सुने होंगे कि टिश्यूज बेबी होना, ठीक है ना, और ये जो IVF के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो अगर में बाँझपन जिसको भी है ना, तो उससे उसका भी इलाज करके, उसका भी ट्रीटमेंट करके उससे भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं, जिसमें देखिए आपका दिया भी है IVF, ZIFT, GIFT, समान इनके बारे में जानकारी जानना है प्रारंभिक ज्ञान के लिए। मतलब आपको इसके बारे में जानना है, आप इतना जान लो कि 12th की बायोलॉजी इतनी अच्छी होती है ना, कि अगर आप 12th की बायोलॉजी ही बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो ना, तो आप मेडिकल में बहुत अच्छे से अपने आप को सेट कर सकते हो। क्योंकि जो आपका ये 12th का ही जो सिलेबस होता है ना, यही डिटेल किया जाता है आपके ग्रेजुएशन में। और जो मेडिकल की प्रिपरेशन वाले होते हैं ना, यही 12th की बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं ना, तो इसी में से क्वेश्चन आता है, उसी को बीट करके आप मेडिकल में चले जाते हो। फिर आपको इस वाले 12th आपका बेस बहुत अच्छा है ना, तो आपको मेडिकल में जाने के बाद आपको बहुत इससे हेल्प मिलता है कि आपका जो नॉलेज पहले का है ना, वही काम आता है हर जगह। ठीक, आ जाते हैं। ये तो हो गया। अब सेकेंड यूनिट की बात किया है, इसमें आपका फर्स्ट वाला भी पढ़ना है, सेकेंड वाला भी पढ़ना है, और थर्ड वाला हाँ फर्स्ट और सेकेंड दो ही पढ़ना है। ठीक है, 4-5 वाला नहीं पढ़ना है। देखिए ये वंशा गति, ये और विविधता के बारे में जाने। 10th में आपने पढ़ा होगा मेंडल के बारे में। मेंडल क्या थे ये आपने पढ़ा होगा, है ना। उन्होंने क्या किया था, वो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने जानी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से जानना है कि उन मेंडल के जो कारनामे थे, यानी मेंडल के जो खोज की, मेंडल ने जो खोज कर दी थी, वो हमको बाद में कहाँ कहाँ यूज किया गया था। आपको इनके बारे में एक साइड स्टोरी मालूम होगा, मेंडल के जीते जी उनको कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन मेंडल के मरने के बाद जब उन्हीं के कंट्री के और साइंटिस्ट आए और 2-3 साइंटिस्ट मिलके उनकी जब सर्च किया,
तो बताया कि जो मेंडल ने किया था वो बहुत काम की चीज़ों को खोज निकाला था। ये बात सही है कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, है ना। जो हमारे में क्वालिटी होगी वो 100% क्वालिटी वो ट्रांसफ़र होती है, कभी कभी वो चेंज हो जाती है तो वो विविधता में आ जाती है ना। ठीक है, विभिन्नता यहाँ पे आपको मिल जाएगी अभी। ठीक है, तो वंशागति, हाँ ये देखिए विविधता आ गई ना। तो वंशागति का मतलब होता है वंश टू वंश गति करना, किनका, डीएनए का, अपनी क्वालिटी का, माँ के, बाप के, नाना के पक्ष से भी हो सकता है, दादा के पक्ष से भी हो सकता है, कहीं से भी कोई भी जो क्वालिटी है वो माँ या बाप दोनों के पर्टिकुलर पक्ष से हो सकता है, क्वालिटी ट्रांसफ़र होती है। और कुछ विविधता भी आ जाती है, ऐसा देखा जाता है ना कि अरे इनके खानदान में तो कोई ऐसा नहीं था, ये कैसे निकल गया, तो विविधता होती है ना। हो सकता है कि वो अच्छी चीज़ों में भी निकल जाए, खराब चीज़ों में भी निकल जाए। ठीक, मंडलीय वंशागति, मंडलीय अनुपात से विचलन, विचलन का मतलब यही है, ये विविधता के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पे अभी पूरी जब डिटेल करेंगे तो खुद ही पता चलेगा, है ना। आ जाइए, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसी विचलन के अंडर में पढ़ना है कि मेंडल के हिसाब से कि माँ बाप के लक्षण मिलने के बाद इस तरह का रेशियो आना चाहिए। अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि उसमें कुछ अलग ही रेशियो निकल कर आएगा जो कि मेंडल के रेशियो से एकदम मैच नहीं करेगा। ठीक है, सप्रभाविता क्या होता है, गुणात्मक, विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होता है, प्लियोट्रॉफी क्या है, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान क्या है। ठीक है ना, बहुजीनी का मतलब कई जीनों का, यानी ब्लड ग्रुप वाला समझ लीजिएगा, जिसमें ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, यानी 4 होते हैं ना। तो चारों का वंशागति कैसे कैसे चलता रहता है किसी का। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र के बारे में बोल रहा है। देखो कहीं आपके बुक में हिंदी बहुत शुद्ध दे दिया है तो कहीं इंग्लिश को ही एज इट लिख दिया है। देखो क्रोमोसोम लिखा है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की बात कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन ये दोनों क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, यानी कि कब लड़की का कौन से लिंग साथ में लिंग ना, हाँ गुणसूत्र, कौन से जीन आएंगे, कौन से गुणसूत्र साथ में आएंगे तो कौन सा लिंग बनेगा, यानी लड़की होगी कि लड़का होगा। लिंग निर्धारण का मतलब कि गुणसूत्रों के किस तरह के गुणसूत्रों के साथ होने पर लड़की होता है, किस तरह के गुणसूत्रों के साथ होने पर लड़का होता है, ये यहाँ पर आपको जानना है लिंग निर्धारण में। ये आपको लिंग निर्धारण किसमें पढ़ना है, मनुष्य में पढ़ना है, ये तो आप अच्छे से जानते हो। पक्षियों में भी पढ़ना है, मधुमक्खियों में पढ़ना है, संलग्नता पढ़ना है, संलग्नता और जीन विनिमय क्या होता है इसके बारे में जानना है। संलग्नता मतलब साथ साथ लगे रहना, कुछ जीन पूरे ऐसे चिपक जाएंगे जिन की तरह कि वो वही लक्षण कई पीढ़ियों तक निकलता जाएगा, यही लक्षण आता जाएगा। ठीक है ना, कहीं आप देखे होंगे कि उनके घर में खानदान में पूरे लोग एकदम गोरे होते हैं, कई देखे होंगे कि उनके खानदान में कई लोग एकदम हाइटेड होते हैं, चाहे वहाँ की लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो, एकदम हाइटेड होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कि वो उनके लंबाई वाला जो जीन है ना वो ऐसा चिपका है ना जिन की तरह कि वो छोड़ ही नहीं रहा है और 10 पीढ़ी तक वैसे लंबे लोग निकल कर आ रहे हैं। संलग्नता का मतलब होता है साथ लगे होना। ठीक है, जीन विनिमय का मतलब होता है कि क्रॉस कर जाना, इनका जीन उधर उसका जीन उधर, यानी दोनों की क्वालिटी मिक्स करके आ जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। लिंग सहलग्न एवं वंशागति, लिंगों जब ये क्रोमोसोम साथ में लग रहे हैं तो इनकी वंशागति कैसे होती है, और इससे होने वाले रोग, अगर में किसी को कोई बीमारी वाला रोग है तो सुने होंगे ना, अरे ये इनके घर के खानदानी रोग है। ठीक है ना, जैसे कि आप सुने होंगे कि वर्ण अंधता के बारे में, कलर वाला, जो कि कलर में ही लाल और हरे में कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर हम देख रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये ब्लड वाला हीमोफीलिया जो है ब्लड का है, अगर मैं उंगली कट गई तो ब्लड निकलता रहेगा। आप देखेंगे 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट तो बहुत होता है, 2 मिनट तक मैक्सिमम आपका ब्लड बाहर आता है, उसके बाद एक लेयर बन जाता है, ब्लड आपका बहना बंद हो जाता है। तो ये सब में एक ये जनरल चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उनका थोड़ा सा भी, इतना सा भी कटा ना, ब्लड पूरा बाहर आता रहेगा, उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, नहीं तो उनकी ब्लड रिसाव होने की वजह से उनकी डेथ होनी पक्की है।
ठीक है। तो हीमोफीलिया होता है, ठीक है। ये भी एक ऐसा रोग होता है ना कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। वर्णांधता जिसको बताए कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कलर ही नहीं पहचान पाते और रेड और ग्रीन में। मनुष्य में मेंडलीय विकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम का आ जाएगा। ये देखिए थैलेसीमिया। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य 2 तरह के रोग होंगे, मेंडलीय का यानी कि वंशागति वाला रोग एक ऐसे होगा, और एक गुणसूत्रीय, एक जीन वाला होगा। ये जो मेंडलीय विकार की बात कर रहा है ना, मेंडलीय विकार की बात कर रहा है बच्चा, ये जीन की वजह से रोग हो रहा है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा देखना, थैलेसीमिया पढ़ना होगा, और कौन सा पढ़ना होगा, कहाँ गया, हाँ थैलेसीमिया पढ़ना होगा, ये जरूरी है पढ़ना आपको, वो चीजें पढ़ना होगा। उसके बाद आपका गुणसूत्रीय विकार में आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ना होगा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना होगा, क्लाइनफ्लेंटर सिंड्रोम पढ़ना होगा। 3 बीमारियां इधर पढ़नी है, और जो आपके उससे जीन से बीमारी होने वाली थी वो आपकी हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, थैलेसीमिया है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है बच्चा, ठीक है। ये सब आपके रोग हो गए। वंशागति का आणविक आधार जानना है। आणविक आधार में अब हम जान लेते हैं वंशागति के आणविक आधार में क्या क्या होगा, यानी कि जो हमारे जो आनुवंशिक पदार्थ बनते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर को खोजा किसने था, वो उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पदार्थ मिले रहते हैं, कौन कौन से अणु मिलते हैं, वो चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। उसमें चेंज होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे आनुवंशिक पदार्थ की खोज, बोले ना आनुवंशिक पदार्थ, समझ गए होंगे आप। एवं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, पहले आनुवंशिक पदार्थ की खोज हुई, फिर उसके बाद खोजा गया कि कहा, फिर डीएनए की खोज होगी, फिर पता कर कि ये डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको प्रूफ करने में भी कई साइंटिस्ट आ गए, उसके बारे में भी जानना है ना। आगे देखिए, फिर डीएनए एवं आरएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे, मतलब डीएनए एक छोटा सा चीज है, लेकिन इसको कहा जाता है ना कि डीएनए की जो वो है लाइन है ना, अगर में आप उसको पूरी तरह से डीएनए की संरचना को खोल दिया जाए, जो सीढ़ीनुमा संरचना होती है एक मनुष्य के शरीर के अंदर के जो डीएनए का पूरी सीढ़ीनुमा संरचना है ना, उसको पूरी तरह से जब वो डीएनए को खोल दिया जाए बच्चा ना, तो हम यहाँ से सूर्य तक 100 बार आ जा सकते हैं। आप सोच लो कितना डीएनए हमारे शरीर के अंदर है ना। सूर्य की दूरी तो कम नहीं है हमारे यहाँ से। डीएनए और प्रतिकृतियन, ठीक है ना, प्रतिकृतियन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको जानना होगा। सेंट्रल डोग्मा एक थ्योरी दी गई है, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, ये सारी चीजें है। एक थ्योरी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में अक्सर पूछता है। अनुलेखन क्या होता है ये जानना है। आनुवंशिक कूट क्या है, यानी कि जो डीएनए आपका बन रहा है वो डीएनए के तो जब आपके बनेंगे, ठीक है, तो उस कूट का मतलब होता है एक कोड होना, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में जानना है, ठीक है। रूपांतरण क्या है ये जानना है। फिर जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है। जीन अभिव्यक्ति, जब कोई जीन अपने प्रभाव को एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर रहा है तो उसका नियम क्या होता है, वो चीजें। लैक ऑपेरॉन थियरी क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में भी पूछ लेता है थोड़ा बहुत, नहीं तो मोस्टली ये लॉन्ग टाइप में ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, भविष्य में उस पर बहुत सारी जांच चलती है, बहुत सारे उसका पता किया जाता है कि इसके एडवांटेज कहाँ हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जानना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अक्सर सुने होंगे, क्राइम पेट्रोल देखा है, वो भी सीआईडी देखा है, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाता है, जिसमें कि हम चेक करते हैं किसी के फिंगरप्रिंट से कि ये कातिल है, ये कातिल है, फिर जिसका मैच किया गया अरे यही कातिल है, हो जाता है ना, वही चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसमें घालमेल भी होता है, आपको मालूम है कि कोई किसी को फंसाने के लिए इसका फिंगरप्रिंट भी यूज कर लेता है तो वो फंस जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमको ये सब नहीं जानना है, हमको तो आगे इधर चलना है, ठीक बच्चा। आ जाइए, 3rd यूनिट में पहुंच गए हम लोग। क्या पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, सेकंड नहीं पढ़ना है, कितना अच्छा है।
पहले आप एक काम करना, ऐसे करना कि पूरे आप यूनिट लिख ऐसे करके, यूनिट नहीं, आप चैप्टर वाइज ऐसे, ठीक है, जिसमें कि आपको जो पढ़ना है उसको एक जगह लिख लेना, जो नहीं पढ़ना है उसको एक जगह लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फालतू का इसमें का उसमें, उसमें का उसमें ये काम नहीं करोगे। जो पढ़ना रहेगा वही चैप्टर ओपन करना, वही चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि जो बुक आ रही है ना, बुक में सब आएगा, लेकिन पढ़ना जो है ना वो आप अपने से अपना तय कर लीजिए, ठीक है। इसमें जबकि मैं बताते चल रही हूँ, आप यहाँ से भी आप उसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बार बार आप देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर इसमें लिखा गया, अरे ये यूनिट आया, ये चैप्टर लिखा गया है, इसको लिख लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चैप्टर 1 इसमें पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव के स्वास्थ्य के बारे में एवं उसके रोग के बारे में जानना है, जैसे रोग के जनक यानी कि रोग किसके कारण हो सकता है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, है ना। परजीवी का मतलब होता है जो पर का मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब जीवित रहना, यानी कि दूसरे के भरोसे जीवित रहना। मच्छर खुद का कोई काम नहीं है, दूसरे का ब्लड निकाल के जीवित रहता है। मक्खी दूसरे के खाने पर गंदा गंदा काम करके फैला के अपना वो भी जीवित रहती है। वही चीजें हैं, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहता है, भोजन के लिए जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है वही परजीवी कहलाता है बच्चा, ठीक है। जिसमें मलेरिया है, मलेरिया मच्छर बोल दिया था ना, डेंगू भी मच्छर ही है, चिकनगुनिया मच्छर ही है, फाइलेरियासिस जो होता है ये बाउचेरिया बेनक्राफ्टी की वजह से होता है, एस्केरियासिस जो होता है एस्केरिस की वजह से होता है, टाइफाइड जो होता है आपका वो है बैक्टीरिया है, ठीक है ना, सिलमोना टाइफी है, जुकाम सर्दी जुकाम ट्रांसफर होता ही होता है सबसे, एक को हुआ दूसरे को हुआ अगर में हम दूरी बना के नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है तो जुकाम तो तय ही है। अगर में बहुत ही स्ट्रांग वाला इम्यूनिटी पावर हो ना तो दूसरे को हुआ है, आप थोड़ी सी मेंटेन कर ली अपनी दूरी ना तो आपको कभी नहीं होगा, ठीक। निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एम्बियोसिस जो होता है, एम्बियोसिस रिंग वर्म है, ठीक है, एक ये अमीबा की वजह से होता है, ठीक है, अमीबा में एक स्पीसीज आती है उसकी वजह से। एवं उनके रोकथाम, ये जितने रोग आए हैं उनको रोका कैसे जाए। प्रतिरक्षा विज्ञान के मूलभूत, प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यूनो सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। उसके संकल्पना के बारे में, यानी कि हम अपने शरीर के जो हमारे शरीर का वो है प्रतिरक्षा तंत्र है उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। टीका लगता है, छोटे बच्चों को देखा है मैंने, टीका लगवाया जाता है, उनको पोलियो का पिलाया जाता है। पोलियो एक ऐसा टीका है, एक ऐसा वैक्सीन है जो कि ओरल लिया जाता है। बाकी जो चीज आप वैक्सीन देखे होंगे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, लेकिन पोलियो ओरल लिया जाता है, ठीक। ओरल का मतलब मुंह में ड्रॉप पिलाया जाता है, ठीक है। तो एक टीका आ गया। कैंसर के बारे में, कैंसर के को लेकर है बताया गया कि हमारा उसके बचाव के लिए हम अपने शरीर को कैसे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें। HIV के बारे में बताया गया है। देखो HIV और कैंसर, इसके लिए तो अभी बहुत पर्टिकुलर कोई एक मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। कैसे बस रोक सकते हैं, मतलब हम जानते रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है, और हो गई तो इसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। कैंसर में तो आप ऑपरेट भी कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन HIV में ऐसा नहीं है। HIV क्या है, एक ये वायरस है और इससे होने वाले रोग को एड्स कहते हैं। यौनावस्था क्या है, यौनावस्था यानी कि जो एडोलसेंस होता है, एडल्ट का जो एडोलसेंस आ जाता, यौनावस्था है ना, हाँ, एडल्ट में आ जाते हैं, यानी किशोरावस्था की बात कर लेते हैं तो उसमें हम गलत संगत में पड़ जाते हैं तो की बात कर रहे हैं, यानी सबकी बात नहीं कर रहे, जो पड़ जाता है उसकी बात करें। तो नशीले पदार्थ लेना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, इनका कुप्रयोग क्या है, इनको कैसे रोका जा सके, ठीक है, और अगर में है तो इनको कैसे छुड़ाया जा सके, ये चीजें हैं। बहुत संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा इसमें। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये तो मैंने पहले बता दिया था कि कुछ हमारे लिए यूजफुल है तो कुछ हार्मफुल है बच्चा। घरेलू खाद्य उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादन में, वहित मल उपचार में, देखो खाने वाली चीजों में कौन से ऐसी चीजें, दही जमाते हो घर में, आप नहीं जमाते हो, आपके घर में जमाया जाता है ना, तो क्या होता है उसमें जब दही जमाया जाता है बच्चा तो उसमें क्या दूध में हल्का गुनगुना दूध, उसमें जामन डाला जाता है, तो उस जामन में ध्यान से जब आप माइक्रोस्कोप वाले लेंस से देखोगे ना तो आपको छोटे छोटे उसमें क्या मिल जाएंगे, बैक्टीरिया। तो लेकिन वो दही आप तो खाते हो, है ना, अगर मैं ध्यान से उसको देख लो ना तो खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन देखना उखना मत, खा लेना, ठीक तो है ना।
तो उसमें घरेलू उत्पादों में यानी कि खाने वाली चीज़ों में कहाँ कहाँ ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड भी बनाया जाता है, कॉफ़ी बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है, चाय की पत्ती जो चाय आती है वो, ठीक है। तो घरेलू कहाँ यूज किया जाता है उसके लिए है। और डोसा इडली बनाया जाता है, वो भी खमीर उमीर जो भी है वो चीज़ें। औद्योगिक उत्पाद में, औद्योगिक मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल में, चमड़ा उद्योग में भी होता है, अल्कोहल उद्योग में होता है, डेयरी में किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घी, दूध, मक्खन ये सब बेचा जाता है, ब्रेड बना के बेचा जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, कॉफ़ी और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद वहित मल उपचार में, यानी जो सीवेज वाला, वहित मल उपचार का मतलब होता है सीवेज की, सीवेज ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अगर मैं ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें आप जो पढ़ो ना, घर में चीज़ें जो हो रही हैं उससे रिलेट करके पढ़ो, हमेशा दिमाग में सेट रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। ऊर्जा उत्पादन में भी होता है, बायोगैस सुना होगा, बायोगैस सबसे अभी तो देखने को बहुत कम मिलता होगा, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बहुत लोगों ने बुक में देखा होगा, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन पहले गांव में ज़्यादातर ये सब चीज़ें यूज की जाती थी बायोगैस का, ठीक है। अभी मैंने एक वो देखा था, यूट्यूब पे वीडियो देखा था, एक किसान के बारे में बताया गया था। किसान के यहाँ इसी बायोगैस से उसके यहाँ ट्रैक्टर का, गेहूं का जो होता है, गेहूं से आटा चक्की जो चलती है ना, गेहूं से आटा बनाया जाता है, वो भी चलाता है, बिजली भी उत्पन्न करता है, अपने घर के जो खेत है उसमें पानी प्रोवाइड करना है, मतलब तो यानी कि खेत की क्या कहते हैं, सिंचाई करना है तो भी करता है वो, ठीक है। और अपना जो डेली रूटीन के जो काम है बिजली से करने वाले, वो सारा चीज़ वो बायोगैस से ही कर रहा है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो और उसके बाद जैव नियंत्रक एवं कारक, जैव नियंत्रक के कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक, ठीक है ना। जैव नियंत्रक के कारक के रूप में, जैव नियंत्रक का मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे कि कोई जीव, जैसे कि आप जा रहे हो हाईवे पे, रोड पर, कहीं पे भी गली मोहल्ले में कोई कुत्ता मर गया है, उसके बॉडी से स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आने का कारण मेन आपका यही है, ठीक है ना, कि उसमें सड़न होने लगा है, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को साफ किया जाएगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी गल जाती है, खत्म हो जाता है वो, ठीक है, और वो इन्वायरमेंट में को साफ कर दिया जाता है। एवं उसी को फिर जब आप देखेंगे कि आपके घर में गाय भैंस की कभी डेथ होती है तो उसको ले जाके लोग गांव से जो रिलेट करते होंगे, जिनके घर में गाय भैंस होगा वो जानते होंगे कि उनको ले जाके उनकी बॉडी को खेत में मिट्टी के अंदर ढक दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे वो होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे, उसको धीरे धीरे वो खा जाएंगे और उसके जो चीज़ें यूजफुल होंगी वो उसी मिट्टी में छोड़ देंगे और वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, वही जैव उर्वरक है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पर। 4th यूनिट क्या है? प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत, जिसमें बताया था कि डीएनए में फेरबदल करना, इसमें आपको यही जानना है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? कृषि में होगा, मानव इंसुलिन बनाने में, आर्टिफिशियल जो इंसुलिन बन के आ रहा है, वैक्सीन जो बन रहा है, कोरोना का भी बना था, ठीक ना, कोविड-19 का जो बना था, और पोलियो का बना है, और बहुत सारे हैं ना, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उन नवजात शिशु होते हैं तो 1 साल तक उनको हर महीने जो वैक्सीन लगता है वो भी इसमें आ जाएगा, जिसमें कि क्या कहते हैं, टीबी का भी होता है और टिटनेस का होता है। ये सारा जो वैक्सीन बनता है उनका जीन चिकित्सा में भी किया जाता है, यानी कि जीन में कोई रोग है तो उसको फेरबदल करके सही करना, आनुवंशिक के यानी जीन को रूपांतरित कर देना, उस पर कौन कौन से जीव बनाए गए हैं, बीटी बना के, जैसे कि कुछ ऐसे फसलें हैं जिनमें बदल करके, उनके फेरबदल करके जीनों में हम उन फसलों को बनाते हैं, तो वो फसलें हैं। ट्रांसजेनिक जीव कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांस मतलब बदले हुए, रूपांतरित जीव कौन से हैं? जैव सुरक्षा की समस्याएं कौन सी हैं? अगर मैं बार बार हम किसी हर जीव में बदलना शुरू करें तो जो ओरिजिनल हैं वो तो गायब ही हो जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए, तो अगर में हम उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, हम बार बार बदलने लगे तो। बायोपायरेसी क्या होता है एवं पेटेंट क्या है, ये जानना है बच्चा। लास्ट में आ गए 1st और 3rd पढ़ना है, यानी कि 2nd और 4th नहीं पढ़ना है। तो जीव एवं पर्यावरण क्या है? जीव और पर्यावरण, इसमें वास स्थान, कर्मता क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट है कर्मता, ध्यान देना। समष्टि क्या है? समष्टि पॉपुलेशन। परिस्थितिकी अनुकूलन क्या है? अनुकूलन का मतलब होता है कि एक उनके हिसाब से कोई एरिया होना, अनुकूलित वातावरण का होना। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी है? सहोपारिक, ये देखो, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परिजीविता,
इसमें से किसी न किसी में 2 करके अंतर भी पूछ लेता है, ये इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। ये जो है ना, ये यहाँ तक इस चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, कुछ भी कर लो। ठीक, वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर क्या है, आयु वितरण क्या है, लास्ट आपका जैव विविधता एवं संरक्षण है। जैव विविधता की संकल्पना कौन कौन सी है ना, बायोडाइवर्सिटी, जो जीवों में जो विभिन्नता है, यानी कि किस जीव से किसका निर्माण हुआ, ठीक है ना, यूनिसेलुलर से यानी एक कोशिका से बहुकोशिका का निर्माण कैसे हुआ। कहा जाता है ना हम बंदर से आए हैं, तो बंदर किससे आए हैं, वो किससे आए हैं, इस तरह से पीछे 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 एकदम पीछे चला गया। तो यानी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव निर्मित कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना है। ठीक, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या है, जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी अलग अलग तरह के जीव हैं तो इनका महत्व क्या है। पौधों का, हर एक जीव का महत्व होता है, पौधों का भी महत्व है, हमारा भी महत्व है, बंदरों का भी महत्व, चींटियों का भी महत्व है, मच्छर मक्खी सबका महत्व है। तो ये इनका महत्व क्या है ये बताया गया है। क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि ये क्षति का मतलब इनको नुकसान हो रहा है तो इनको कैसे बचाया जा सकता है। हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट संकटग्रस्त जीव कौन से हैं, है ना। संकटग्रस्त जीव का मतलब होता है जो खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। विलुप्ति का मतलब होता है जो एकदम खत्म हो गए, जो दिखते ही नहीं है। रेड डाटा बुक क्या है, ऐसे बुक जिसमें कि जो खत्म होने वाले जीव, खतरे के निशान पे जीव होते हैं, उनका डाटा उठा के रख दिया जाता है और फिर उनके बचाने की कोशिश की जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक तरह का जैसे कि आप पार्क में घूमने जाते हो ना, तो ऐसे एरिया जहाँ पे कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की जाएगी, लेकिन वहाँ पे रहेंगे जीव, ठीक है, और वहाँ पे अंदर जाके घूमना उमना सब कर सकते हो, लेकिन वहाँ की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। वो यानी वहाँ पे घास फूस करना, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरीज, ये चीज़ें आपको जाननी है। आपको हमने कहा था कि 95 प्लस स्कोर कैसे करोगे बच्चा, ये पॉइंट देख रहे होंगे ना। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो, पहली बात, जितनी क्लासेस होंगी सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करना पहली बात होती है ना। आप डेली पढ़ रहे हो, आप डेली का वीडियो देख रहे हो, समझ में आता है कि आपको टोटल 45 मिनट से 40 मिनट के पूरी चीज़ें तो नहीं समझ में आ रही, पूरी चीज़ें दिमाग में नहीं, कुछ तो जाएगा। डेली पढ़ोगे, जब बैठोगे खोल के बाद में पढ़ने तो कहोगे अरे ये तो पढ़ाया गया था, ये चीज़ें हो गई। दूसरा, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने कहा था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को जरूर देखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो भी यहाँ पे बताया जाए वो अपना सेल्फ नोट भी तैयार करिए, वो जरूरी है तैयार करना। आप जितना अपना लिख लिख के पढ़ोगे ना उतना दिमाग में बैठता है। आप वही बस सुन लीजिए कि आप अगर मैं कोई चीज़ लिख के लेके जाते हो तो दिमाग में रहता है मैंने ये चीज़ें नोट बनाई थी। अगर मैं आपको 50 काम है उसी में आप पढ़ रहे हैं, बस दिमाग में सेट है, तो ज़रूर है कि उसमें से कुछ ना कुछ भूलोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए कि आप लिख के अपना खुद का नोट्स भी मेंटेन करिए, ठीक है। और जो भी पढ़िए वो डायग्राम के साथ पढ़िए। किस इसमें से मैं वैसे भी बताने वाली हूँ कि कौन सा डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट बताया जाएगा उसको जरूर बनाइएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्जाम में आप तुरंत पेपर देखते हुए मन में आए कि पहले कौन सा करें। ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए, तब मजा आता है, ठीक है। पढ़ने का मजा तभी आता है जब लगे कि मुझे तो सब आ गया, अरे पेपर देखने के बाद ऐसे पकड़ के नाचने का मन करे, वैसा वाला, है ना। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए पढ़ने में, ठीक है। तभी आपका पढ़ना तो सार्थक है, तभी आप कितना पाओगे 95 प्लस। और हर एक सब्जेक्ट में अगर इतना पा गए तो सोचो स्टेट लेवल के टॉप 10 में आ जाओगे आप, है ना। फिर उसके बाद आप ये भी चीज़ें होती है कि डायग्राम बस रट लेना, उसको बना लेना नहीं। डायग्राम अगर मैं समझ के पढ़ रहे हो ना तो उसी डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पॉइंट है, इसका काम ये है, ये चीज़ें, इसका नाम ये है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। तो आपको इतना क्लियर हो गया। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो भी होते हैं, जो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो या साइड बुक कोई भी लिए हो, कुछ भी कोई एक बुक अपने पास जरूर रखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की बात करें, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो आप अपनी एक बुक रखोगे तो उसके जो क्वेश्चन होंगे सब आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन देखो, जब आपने पढ़ा है अच्छे से सारा क्वेश्चन आपको आएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो ना। तो डेली क्लास जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स करोगे। और फुल ईयर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए हो तो एग्ज़ाम में आपको जो एक हेडेक होता है ना वो नहीं होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम फोबिया से आपको
फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ओके, तो हैव अ नाइस डे।